एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईवा आईएएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एकता आप लोगों को साइंस सिखाती हूँ और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक एक दिन कम होता जा रहा है और ईवा आईएएस ने आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए बीपीएससी की स्पेशल साइंस की सीरीज लॉन्च की है। तो आप इसको देख करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके, क्योंकि आपके 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और 25 से 30 क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपके सिलेक्शन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट में भी हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, प्रोटीन की। तो अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात की जाए कि प्रोटीन हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो देखो, प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, हमारी मसल्स को बनाने का काम करते हैं। और आपने देखा भी होगा, जो लोग जिम जाते हैं या अपना सिक्स पैक बनाते हैं, वो लोग जो है ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स जो है बिल्डअप हो सके। तो प्रोटीन जो है मसल्स बिल्डअप में काम आता है और भी काफी कुछ करता है। कैसे बना होता है, कैसे इसका जो है नामांकन हुआ, ये सारी बातें जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन जो टर्म है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। तो प्रोटीन टर्म जो है ये प्रयोग किया गया है सबसे पहले बर्जीलियस के द्वारा, है ना। जोन्स जैकब बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 में प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। प्रोटीन टर्म जो आया है वो कहाँ से आया है, तो ये प्रोटियस से आया है और इस प्रोटियस का मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज ऐसी है जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और आपको पता है प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ना। क्योंकि केवल प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग का ही काम नहीं करते हैं, बहुत सारा रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं उनको बनाने में रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोटीन। उसके अलावा एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो सारे प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अब आप देखें एंजाइम किस काम में आते हैं, एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो वो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रोटीन हमारे डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। हार्मोन्स फॉर्मेशन अगर कर रहा है तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में भी चल रहा है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन की। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करें अगर कि सबसे पहले देखो हमारे जो प्रोटीन होते हैं ना, ये बने किस चीज से होते हैं। तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है अमाइनो एसिड से। बहुत सारे अमाइनो एसिड यानी अमीनो अम्ल जुड़ते हैं और वो जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात इनिशियल स्टेज में तो पता नहीं थी, तो इसके बारे में सबसे पहले पता कब चली, तो इसके बारे में सबसे पहले जो है पता चला 1955 में। और वो किसने बताया, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले बताया कि प्रोटीन जो होते हैं ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं और उन्होंने प्रॉपर इंसुलिन जो होता है हमारा, अब देखो इंसुलिन क्या है। इंसुलिन जनरली हम कहते हैं ये ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है हमारे शरीर में। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और कैसा हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। ये जो प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, तो इसका मतलब अगर ये प्रोटीन है तो इसमें अमाइनो एसिड होंगे और कई ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड, कौन कौन से अमाइनो एसिड जुड़े तब जाकर के इंसुलिन बना है, इसका पूरा सीक्वेंस बताया किसने, ये बताया हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग किस एंजाइम या किस हार्मोन्स की या किस प्रोटीन की गई। तो ये किसकी की गई है, इंसुलिन की गई है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, जो भी चीजें प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होंगी, चाहे वो एंजाइम होंगे, चाहे वो हमारे हार्मोन होंगे या फिर हमारा प्रॉपर प्रोटीन होगा, उन सभी की सीक्वेंसिंग की जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वास्तविकता में प्रोटीन है क्या। अभी तो हमने प्रोटीन के इतिहास के बारे में जाना ना, प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन की अगर बात की जाए कि प्रोटीन होते क्या है, तो प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर होते हैं। अब ये हेट्रोपॉलीमर क्यों कहा इनको, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है,
तो प्रोटीन मैंने कहा कि ये अमाइनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। तो हमारे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। हमारे कई ढेर सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और ये अमाइनो एसिड जुड़ करके फॉर्मेशन करते हैं हमारे प्रोटीन का। प्रोटीन है, यहाँ पर ये कहा गया है कि ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं, विषम बहुलक होते हैं। पहली बात, ये बहुलक क्यों है? फिर विषम बहुलक क्या होते हैं? देखो, बहुलक का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा, मतलब मोर देन 10, आपने पढ़ा था पॉलीसेकेराइड है ना, तो वहां पर 10 से ज्यादा पाए जा रहे थे मॉलिक्यूल्स। तो जहां पर कई ढेर सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जुड़ करके किसी का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो फिर क्या हो जाते हैं? पॉलिक हो जाते हैं, ठीक है, बहुलक हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बहुलक कैसा है? विषम बहुलक है, हेट्रोपॉलीमर है। कहने का मतलब है हमारे जो अमाइनो एसिड होते हैं ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। देखो, अमाइनो एसिड तो मोर देन 300 टाइप्स के होते हैं, बट केवल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण में रोल प्ले करते हैं। तो ये जो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, इन्हीं अमाइनो एसिड से मिलकर के बनते हैं हमारे प्रोटीन। तो यहाँ पर एक ही टाइप का अमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। कई, जरूरी नहीं है टोटल 20 ही सारे इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन ये है कि एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कई अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, जाकर के यहाँ पर हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है एलानिन, ठीक है, सिस्टाइन, प्रोलीन। तो ये आप देख रहे हैं कई डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं और जुड़ करके ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक से ज्यादा प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम विषम बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ते हैं और फिर जाकर के ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे प्रोटीन का। अब यहाँ पर बताया गया वही चीज आपको, अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल, टोटल 20 प्रकार के हमारे अमीनो अम्ल होते हैं जो कि प्रोटीन के निर्माण में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमारा जब हम बात करते हैं कि हमारे अमाइनो एसिड हैं और अमाइनो एसिड हमारे जुड़ रहे हैं और जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, तो मान लो ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, तो ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तभी तो ये फॉर्मेशन करेंगे प्रोटीन का, क्योंकि ये पॉलीमर तभी बनेंगे जब ये आपस में जुड़ेंगे। अगर सिंगल रहेंगे तो पॉलीमर होंगे नहीं, और पॉलीमर होंगे नहीं तो फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब अमाइनो एसिड्स को आपस में जुड़ना पड़ेगा और जुड़ करके फिर प्रोटीन का निर्माण करना पड़ेगा। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई भी चीजें आपस में जुड़ती हैं तो वहां पर कुछ लिंकेज का काम करता है। तो यहाँ पर भी एक लिंकेज पाया जाएगा और वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जो है हमारे जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके इसका फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आपको जो है दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे अमाइनो एसिड्स जो है आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। दरअसल हमारा जो अमाइनो एसिड होता है इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर जानेंगे कि ये हमारा कोई अमाइनो एसिड है। तो इस अमाइनो एसिड में का स्ट्रक्चर कैसा है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो हमारा अमाइनो एसिड है ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे अमीनो अम्ल होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनते हैं। कभी कभी यहाँ पर सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल किस चीज से मिलकर बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। कभी कभी यहाँ पर सल्फर भी पाया जाएगा। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये मान लीजिए हमारा अमाइनो एसिड है, यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हमारी आर होता है और दूसरा एक हाइड्रोजन। अब कोई भी अमीनो अम्ल आप देखेंगे उसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं और कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारा कोई भी अमीनो एसिड होगा उसमें यहां से यहां तक की चीजें क्या है? कॉमन है। और कॉमन है मतलब ये क्या है? अचर है, आप कह सकते हैं नॉन वेरिएबल है। ऐसी चीज
जो चेंज नहीं होती है वही क्या होती है, अचल होती है। ठीक है, किसी भी अमाइनो एसिड में ये जो आर वाला हिस्सा है ये चेंज होता है, और जैसे ही ये चेंज होता है वैसे ही जो है अमाइनो एसिड का नाम बदल जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसमें वेरिएबल क्या होता है या कॉमन क्या होता है। ठीक है, ये हमारे अमाइनो एसिड होते हैं। किसी भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यही होता है। जब हम बात करते हैं कि हमारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो मान लो ये हमारे कई सारे अमाइनो एसिड हैं, ये जुड़ रहे हैं, और जब भी कोई भी चेन जुड़ेगी तो उसमें दो अंत होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको मोतियों की माला बनानी हो और उसको आप मोतियों को धागे में पिरोना शुरू करेंगे। तो जब आपकी मोतियों की माला कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखोगे आपको वहां पर दो अंत मिलेगा। एक अंत वो मिलेगा जहां से आपने शुरू किया था, और दूसरा वो मिलेगा जहां से आपने खत्म किया है। ठीक ऐसे ही जब भी हमारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ना शुरू करते हैं, तो जब ये जुड़ते हैं तो पहले स्टार्टिंग का जो पहला हमारा जो टर्मिनल होगा वो ये वाला होता है, एक अंत ये होता है, इसे हम अमाइनो टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, इसे हम अमाइनो टर्मिनल कहते हैं। दूसरा, जब भी जितने भी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएं, जब भी ये खत्म होगा तो वो हिस्सा आ करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे रुकेगा, और इसीलिए इसको कार्बोक्सिलिक टर्मिनल भी कहते हैं। तो हमारा कोई भी प्रोटीन चेन होगी, प्रोटीन चेन में दो अंत होते हैं, दो टर्मिनल। एक टर्मिनल होता है अमाइनो टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल होता है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। यहीं से ही हमारा दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ना शुरू होता है। और आप यहाँ पर इस डायग्राम में यही चीज आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अमाइनो एसिड ये है आपका, ठीक है, दूसरा अमाइनो एसिड ये है। यहाँ पर इस तरह से इसलिए दिखा गया है कि जब ये आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर पानी यानी वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है ताकि इनके बीच में बॉन्ड बन सके। ठीक है, इस तरह से इनको ब्रेक करके यहाँ पर लिखा है। तो ये आप देखेंगे एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है, और ये कहाँ पर है, ये जब भी खत्म होगा तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर ही खत्म होगा, और ये जब आपका खत्म होता है ये आपका एक दूसरा NH वाला NH2 वाला टर्मिनल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपस में ये जुड़ते जाएंगे। तो जब भी शुरुआत होगी तो यहाँ एक रहेगा और दूसरा इस साइड रहेगा था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, तो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, अब इनके थ्रू जो बॉन्ड यहाँ पर बन गया ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपस में जुड़ जुड़ करके फॉर्मेशन करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड जो हमारे 20 प्रकार के हमारे शरीर में बना रहे हैं प्रोटीन, क्या ये टोटल हमारे अमाइनो एसिड हमारे शरीर में बन सकते हैं या हम इन्हें सारे बाहर से ही लेते हैं। तो देखिए अमाइनो एसिड जो है इनको हमने कि कौन सा हमारे शरीर में बन सकता है और कौन सा हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसके बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका हमारे शरीर में फॉर्मेशन होता है, और एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका फॉर्मेशन हमारे शरीर में नहीं होता है। जिसका फॉर्मेशन हमारे शरीर में नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना। यहाँ पर इसेंशियल और अनिवार्य टर्म यूज किया गया है अमाइनो एसिड के लिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसेंशियल वाले जो हैं वो हमें लेने हैं, नॉन इसेंशियल वाले बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसेंशियल भी हमारे लिए जरूरी है और नॉन इसेंशियल भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा इसेंशियल अमाइनो एसिड है इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। दीज अमाइनो एसिड्स कांट सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इन अमीनो अम्लों का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं हो सकता, और जब इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होगा तो इन्हें हमें शरीर के बाहर से लेना पड़ेगा। और इसका मतलब जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उन खाद्य पदार्थों के माध्यम से इन अमीनो अम्लों को हमें लेना पड़ेगा। और ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहेंगे, इसेंशियल या अनिवार्य अमाइनो एसिड कहेंगे। जरूरी है इन्हें बाहर से लेना, इसीलिए ये क्या है, अनिवार्य है। ठीक है,
तो इनको हम जो है अपने खाने के माध्यम से डेली ले सकते हैं। अब ये कौन-कौन से सोर्सेस होते हैं जिसमें हमें ये मिल सकते हैं? तो देखो, ये एग है, मिल्क है, मीट है, सोयाबीन है, उसके अलावा पल्सेस हैं, दाल है ना? चावल में भी पाया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये हमारे कुछ सोर्सेस होते हैं जिसमें हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं। दाल और चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, इसमें हमारे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। ऐसे ही इडली और सांभर का जो कॉम्बिनेशन है, वो भी जो है उसमें भी हमारे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। हाँ, लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमें ज्यादा मिलेंगे, थोड़ा सा खाएंगे तो थोड़े ही मिलेंगे। हमारे जो पुराने पूर्वज हमारे रहे हैं, उन्होंने अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग ही आप कह सकते हैं कि खाने को इस तरह से बैलेंस डाइट बनाया था, क्योंकि जनरली हम देखेंगे दाल चावल खाते हैं, इडली के साथ सांभर खाते हैं, तो दाल और चावल जैसे ही हमें मिलता है हमारे सारे अमाइनो एसिड पूरे हो जाते हैं। इडली के साथ सांभर हम खाते हैं तो हमारे सारे अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। तो इस तरह से साउथ में आप देख रहे हैं, साउथ पोर्शन इंडिया में, वहां पर जो है इडली सांभर काफी अधिक मात्रा में खाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां का फेमस क्या है? दाल चावल है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है खाने के बनाए गए हैं जिसमें हमें इसेंशियल्स अमाइनो एसिड मिल सके, ठीक है? अब इसके बाद जो है एक अमाइनो एसिड जो है कौन कौन से हैं जो हमारे इसेंशियल हैं, कौन कौन से हैं जो नॉन इसेंशियल हैं। देखिएगा, इसेंशियल की अगर बात की जाए तो टोटल हमारे 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। कौन कौन से हैं ये? तो ये है हमारे लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, है ना? लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। ये सारे हमारे 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम आपको नहीं याद रहता है, कोई बात नहीं। देखो, आप 20 अमाइनो एसिड के नाम नहीं याद करने हैं, 20 अमाइनो एसिड के नाम नहीं याद करने, लेकिन मिनिमम आपको 6 अमाइनो एसिड का नाम याद रखना है। 6 में 5 अभी आगे हम पढ़ेंगे, और अभी एक की बात हम लोग कर लेते हैं। एक अमाइनो एसिड होता है हमारा ग्लाइसिन, ठीक है? एक अमाइनो एसिड हमारा क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की अगर बात की जाए तो ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल ऐसा है, जब इसका आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे सरलतम स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना कि आर ग्रुप जो है जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे चेंज होता जाएगा आर ग्रुप, वैसे वैसे अमीनो अम्लों का नाम बदलता जाएगा। तो जो सबसे सिंपलेस्ट आर ग्रुप है वो ग्लाइसिन का है, इसीलिए ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कहा जाता है। सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कहा जाता है ग्लाइसिन का, ठीक है? इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की। तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की अगर आपसे बात की जाए तो ये भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन नॉन इसेंशियल जो है इनका निर्माण हमारे शरीर में हो रहा है। तो नॉन इसेंशियल का निर्माण शरीर में होता है, और इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, इसीलिए हमें इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो नॉन इसेंशियल जो होते हैं इनका फॉर्मेशन बॉडी में होता है। तो 11 हमारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जिनका हमारे शरीर में फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से हैं? एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टाइन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन और टायरोसिन। ये कुछ हमारे अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका फॉर्मेशन जो है हमारे शरीर में होता है, और शरीर में फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हमें बाहरी खाद्य पदार्थ से इसे लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इसे बाहर से नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये हम नहीं भी लेंगे तो भी चल रहा है, इसीलिए इसका नाम नॉन इसेंशियल रख दिया गया, ठीक है? कि बाहर खाने से लेने की जरूरत नहीं है, शरीर के अंदर ही बन जाएगा। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं इन इसेंशियल में से, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उनके शरीर में वो प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाते हैं। तो ये जो होती है, जब आप हायर क्लास में पढ़ते हो पता चलता है कि जो हमारे कुछ अमाइनो एसिड है जिन्हें हम सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। हम इन्हें सेमी एसेंशियल क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि बड़े होने पे तो इनका निर्माण शरीर में होने लगता है, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में प्रॉपर जो है इनका निर्माण नहीं होता है। तो वही आपसे कहा जा रहा है उच्च स्तर पर आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होता है ये अर्ध अनिवार्य यानी सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं, क्योंकि ये एडल्ट्स में तो बनते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, बट जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके शरीर में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनको हमने क्या रखा कहा है, सेमी इसेंशियल कहा है। लेकिन आज भी जो है हिस्टिडीन को क्या कहा गया है, इसेंशियल में रखा गया है, और आर्जिनिन को नॉन इसेंशियल में रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, सेमी इसेंशियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि बचपन में इनका फॉर्मेशन होता नहीं, तो इसीलिए जो है इनको जो है सेमी इसेंशियल कह दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि अमाइनो एसिड किस चीज से मिलकर बनते हैं, तो हमने कहा था कि ये मिलकर बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और ये भी कहा था कि कभी कभी इनमें सल्फर भी पाया जाता है। तो होता क्या है, दो अमाइनो एसिड हमारे हैं, सिस्टाइन और मेथियोनिन। सिस्टाइन और मेथियोनिन हमारे दो ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है, और सल्फर की वजह से ही ये क्या कहलाते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त अमाइनो एसिड। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सा अमीनो अम्ल है जिसमें पाया जाता है सल्फर, तो वो है सिस्टीन और मेथियोनिन। इसके अलावा हमारे तीन अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसमें पाया जाता है एरोमेटिक ग्रुप, और एरोमेटिक ग्रुप आप लोग जानते ही हैं, जो ये हमारा आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर देखा होगा, एरोमेटिक ग्रुप या फिर हम इसे बेंजीन ग्रुप भी कहते हैं। तो ये पाया जाता है फेनिलएलानिन में, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन में। तो इस तरह से ये हमारे तीन अमाइनो एसिड हैं जिनमें एरोमेटिक ग्रुप पाया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको ये 5 अमाइनो एसिड के नाम भी याद रखने हैं। एक तो हमने याद रखा ग्लाइसिन, जो कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। उसके अलावा सिस्टाइन और मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और तीन हमारे फेनिलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग। इस तरह से हमारे 6 अमाइनो एसिड हो गए। ठीक है, उसके अलावा अगर एक चीज आप और याद रख लेंगे तो वो भी बेहतरीन है, और वो कौन है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये भी याद रख लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये कुछ बातें थी हमारे अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड के बाद अब हमारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, और जुड़ करके क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन जो हमारा बन रहा है अमाइनो एसिड के जुड़ने से, उनका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, इसके आधार पर हमने प्रोटीन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं प्राइमरी प्रोटीन की, तो इनको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरह से नाम दिया है। तो सबसे पहला जो हमारा अमाइनो एसिड होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइनो एसिड, सॉरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर आपसे बात की जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना की अगर बात की जाए तो ये सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है, यहाँ, और सॉरी, सबसे सिंपल हमारा प्रोटीन है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लीनियर चेन का, सीधी रेखा का निर्माण होता है। हमारे अमाइनो एसिड आपस में इस तरह से जुड़ते जाते हैं और जुड़ जुड़ करके एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। ये ठीक ऐसे है जब आप मोतियों की माला बनाते हो तो आप धागे में मोतियों को पिरोना शुरू कर देते हो, और फिर एक सीधी सी रेखा हमको मिलकर के तैयार होती है। जब इस तरह से हमारे अमाइनो एसिड जुड़ करके किसी प्रोटीन की चेन का निर्माण करते हैं, तो इसलिए जो है ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, या फिर आपके एकदम बिल्कुल लीनियर चेन कहलाती है प्रोटीन की। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज अ स्ट्रेट लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड टुगेदर लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अमाइनो एसिड।
ये जो है, और इस तरह से फिर आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यह एक सीधी रेखा की चेन होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस नंबर पर है, और एक छोर पर अमीनो जो टर्मिनल होता है ये एन टर्मिनल होता है, जिसे हम अमाइनो टर्मिनल भी कहते हैं, और दूसरा जो अंत होता है वहां पर क्या होता है, सी टर्मिनल होता है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है, जिसकी अभी हम लोगों ने थोड़ी सी देर पहले बात की थी कि इसमें दो टर्मिनल पाए जाएंगे, एक एन टर्मिनल जिसको हम अमाइनो टर्मिनल भी बोलते हैं, और सी टर्मिनल यानी कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। अब एक बात यहाँ पर और भी हमें याद रखनी है कि हमारे जो अमाइनो एसिड यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं उसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अब पेप्टाइड लिंकेज कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ढेर सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, और जब कई ढेर सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये लिंकेज भी ढेर सारा होगा, बॉन्ड भी ढेर सारे होंगे। इसीलिए हमें कभी कभी पॉलीपेप्टाइड टर्म भी लिखा हुआ मिलता है। तो हम चाहे बोलें कि पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, या फिर हम बोले पॉलीपेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है, बात एक ही है। अब देखो, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ही हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। यानी अगर आपको प्रोटीन टर्म लिख करके ना आए और पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लिखकर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, बात किसकी हो रही है, प्रोटीन की ही बात हो रही है। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल की बात करें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा ये होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है इसका एग्जाम्पल होता है। और इंसुलिन में टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो याद रखिएगा इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो अम्ल होते हैं, और यहाँ पर अमाइनो एसिड की दो चेन होती है, एक होती है ए चेन और दूसरी होती है बी चेन। ठीक है, ए चेन और बी चेन, इस तरह से दो चेन मिलकर के इंसुलिन का निर्माण करती हैं, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। यानी यहाँ पर सीधी रेखा से ही की तरह ही प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। जिनके शरीर में प्रॉपर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो जो है उनका जो शरीर है वो ग्लूकोज के अमाउंट को रेगुलेट नहीं कर पाता, या कह सकते हैं कम नहीं कर पाता। इस वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है और फिर डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बातें थी हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो है अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो देखो, जैसे जैसे स्ट्रक्चर हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अमीनो अम्लों के नाम स्ट्रक्चर भी चेंज होते जा रहे हैं। तो पहले क्या था, लीनियर स्ट्रक्चर था, सीधी रेखा थी, तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और अब ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो चीजें फॉर्म हो सकती हैं, या तो होगा अल्फा हेलिक्स का निर्माण, या फिर होगा बीटा शीट का निर्माण। ठीक है, तो बीटा शीट या फिर अल्फा हेलिक्स का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो बात की गई है ये आपके अल्फा हेलिक्स की बात की गई है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, देखो हेलिक्स क्या होता है, ये कुछ इस टाइप प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले आपसे क्या कहा, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। यही लीनियर स्ट्रक्चर जब हमारा घूम जाता है, एक घुमावदार संरचना बना देता है, तब हम इसे बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर है। और हेलिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये अल्फा हेलिक्स कहलाता है। तो यही बात आपको बताई गई है कि अमाइनो एसिड दाहिने हाथ वाले, यानी यहाँ पर जो मोड़ होता है, घुमाव होता है, वो दाहिने हैंड साइड होता है, राइट हैंडेड होता है, याद रखना है। फिर जो है इस तरह से ये आपस में घूम जाते हैं, और घूम करके जो है ये एक, देखो जब ये घूमते हैं तो ये आपस में लिंक रहे, इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है।
उसके बाद जो है इसकी कॉइलिंग भी अगर आप देखें तो ये दाहिने हैंड साइड ही है, राइट हैंडेड है, ठीक है। और ये आपस में स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी रहे, और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर बंद पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर हमें जो याद रखना है, यहाँ पर कैसी संरचना बनती है, कुंडलिक संरचना बनती है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल होता है केराटिन प्रोटीन, जो कि हमारे बालों में पाई जाती है। तो बालों में पाई जाने वाली प्रोटीन ये हमारा अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल होता है। दूसरा होता है बीटा शीट। बीटा शीट में क्या होगा, यही जो हमारा बीटा शीट में क्या होगा, यही जो हमारा स्ट्रक्चर था, है ना, अभी था क्या था, घूमकर घुमावदार संरचना बना लिया था। अब क्या होगा, ये जिग-जैग संरचना का निर्माण कर लेगा, कुछ इस टाइप की संरचना का निर्माण करता है, और ये संरचना क्या कहलाती है, जिग-जैग संरचना कहलाती है। और ये आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर संरचना का निर्माण होता है। तो जब भी प्रोटीन की चेन जो है वो क्या हो जाएगी, जिग-जैग की तरह मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, बीटा शीट का, ठीक है। तो यहाँ पर यही अमीनो अम्ल लगभग पूरी तरह से विस्तारित संरचना में मौजूद होते हैं, यानी ये चादर जैसी संरचना बना लेते हैं। बीटा शीट दो या दो से अधिक बीटा स्ट्रैंड के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कि जो बीटा शीट है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बीटा शीट का एग्जाम्पल होगा, याद रखेंगे, फिब्रोइन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फिब्रोइन। फिब्रोइन एक प्रोटीन है जो कि पाई जाती है सिल्क में, और इसे सिल्क फाइबर में भी आप कह सकते हैं मौजूद होती है, या जो आप कह सकते हैं कि जो सिल्क के कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म होते हैं, उनके पास जो फाइबर बनाने का स्ट्रक्चर, फाइबर होते हैं ना, उनमें रेशे पाए जाते हैं। सिल्क के रेशे से ही तो हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं। तो सिल्क का रेशा बनाने की क्षमता जो आई है सिल्क फाइबर के पास, वो किसकी वजह से आई है, वो फिब्रोइन प्रोटीन की वजह से आई है। और इसी फिब्रोइन प्रोटीन की वजह से वो रेशा बनाता है, जिस रेशे से बने हुए कपड़े हम लोग पहनते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। इसके बाद हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। टर्सरी स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करेंगे तो ये प्रोटीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर का यानी तीन दिशीय संरचना का निर्माण होता है, और ये जो है आप देखेंगे तो ये बॉल की तरह, गेंद की तरह संरचना होती है। और यह संरचना एंजाइम्स के लिए जो होती है वो बहुत ही जरूरी होती है। एंजाइम्स जो होते हैं वो जितने हमारे जनरली एंजाइम हैं वो 3D स्ट्रक्चर यानी टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, धीरे धीरे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है इनकी कैटेगरी चेंज होती जा रही है। तो एंजाइम्स जो होते हैं, जितने भी, एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं, तो एंजाइम बनते हैं प्रोटीन से, ठीक है। इसीलिए जितने भी एंजाइम हैं वो सभी प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्या है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लेकिन याद रखिएगा सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो हार्मोन का भी निर्माण करते हैं। तो इस तरह से सभी प्रोटीन तो एंजाइम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये बात हो गई 3D स्ट्रक्चर की। 3D स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है कि जो हमारा 3D स्ट्रक्चर है ये किसके लिए जरूरी है, ये हमारे एंजाइम्स के लिए जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। तो जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो या दो से अधिक चेन फोल्ड होकर के एक दूसरे के ऊपर एक जटिल संरचना का निर्माण करती हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है, हमारा चतुष्फलक संरचना कहलाती है, ठीक है। दो या दो से अधिक
पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगी और फोल्ड होकर के एक जटिल संरचना का निर्माण करती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या मिलेगा, तो याद रखेंगे इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार से हमारी क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है और यहाँ पर हीम ग्रुप पाया जाता है और हीम ग्रुप के बीच में पाया जाता है आयरन। ठीक है, और ये कैसी प्रोटीन है, तो ये स्फेरिकल प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर था। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के शेप की। शेप की अगर बात की जाए तो शेप क्या होता है, तो शेप जो है दो टाइप से पाया जाता है प्रोटीन में। एक तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हम बात किसी करेंगे शेप की। तो प्रोटीन में दो प्रकार के आकार पाए जाते हैं। एक आकार होता है फाइब्रस, जो कि एक लंबा आकार होता है, रेशे की तरह संरचना होती है, इस तरह से, है ना, इस तरह से संरचना रेशे की तरह होती है। दूसरा ग्लोबुलर यानी स्फेरिकल, गोलाकार, गोल गोल संरचना। तो प्रोटीन में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाएंगी, या तो प्रोटीन गोल होगी या फिर रेशे की तरह होगी। अगर यहाँ पर बात की जाए कि हम बात सबसे पहले करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की। फाइब्रस प्रोटीन को आप रेशेदार प्रोटीन भी बोलते हैं। ये क्या है, रेशेदार प्रोटीन होता है। और रेशेदार जो हमारा प्रोटीन होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। याद रखेंगे हमारे जितने भी फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। और ये क्या करते हैं, शरीर में स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं, संरचना देने का काम करते हैं। जैसे अगर बात की जाए कोलेजन है, तो कोलेजन जो है ये क्या कर रही है, हमारे स्किन में टाइटनिंग का काम कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमें स्ट्रक्चर देने का काम कर रही है। उसके अलावा जो है केराटिन की बात करें तो ये क्या कर रही है, हमारे शरीर की सुरक्षा दे रही है, स्ट्रेंथ भी दे रही है। ये हमारे जो हेयर्स हैं यहाँ पर पाई जाती है केराटिन, नेल्स में पाई जाती है ना, नेल्स में पाई जाती है। जो जानवर होते हैं उनके खुर जो होते हैं वहां पर भी पाई जाती है, सींग में भी पाई जाती है केराटिन प्रोटीन। तो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, हेयर्स में, नेल्स में, हूव्स में, जिसे आप खुर बोलते हैं, और सींग में यानी हॉर्न में, जानवरों के सींग में, इन जगहों पर पाई जाती है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारी फाइब्रस प्रोटीन है। याद रखेंगे जितनी भी फाइब्रस प्रोटीन होंगी वो सभी वाटर इनसॉल्युबल होंगी। उसके अलावा अगर आप बात कर लेंगे तो ये हमारी जो फिब्रिन होती है, फिब्रिन एक प्रोटीन होती है जो कि फिब्रिनोजन के नाम से भी हम जानते हैं उसे। जब इनएक्टिव होती है तो फिब्रिनोजन कहलाती है और एक्टिव होती है तो फिब्रिन कहलाती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है, और ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करेगी, और अगर वाटर सॉल्वर होगी तो ब्लड कैसे क्लॉट होगा, है ना, तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकना है। तो ऐसा नहीं है कि वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन जो है हमारे लिए सही नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन भी हमारे लिए अच्छी है, और वाटर सॉल्युबल दोनों दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपना अपना काम। इसके बाद हम बात करते हैं गोलाकार प्रोटीन की, ग्लोबुलर प्रोटीन की। ग्लोबुलर प्रोटीन जो थे इनका शेप कैसा था, गोलाकार था, स्फेरिकल था, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, गोलाकार प्रोटीन कहा गया। और जितनी भी हमारा गोलाकार प्रोटीन होंगी ये सभी वाटर सॉल्युबल होती हैं, पानी में डालने पर घुल जाती हैं। काम क्या करती हैं, तो ये कैटेलिस्ट की तरह काम करती हैं, यानी किसी चीज को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी, चीजों के आदान प्रदान में भी सहायता करती हैं, डिफेंस में भी काम करती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हमारी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन का नाम है, और ग्लोबुलिन जो है हमारे डिफेंस में काम करती है। तो इस तरह से जो है ये काम करती है हमारे शरीर में। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है आपको, देखो इंसुलिन जो है इसका एग्जाम्पल है, एल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन है, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। एल्बुमिन हमारे ब्लड में पाई जाती है, काम क्या करती है, परासरण नियंत्रण का काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है हमारे शरीर में खनिज और जल का नियंत्रण मेंटेन रहे, ये जल और खनिज की मात्रा नियमित रहे, नियंत्रित रहे, ये कहलाती है ऑस्मो रेगुलेशन, कहलाती है बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और अगर बात की जाए एल्बुमिन जो अंडा होता है, एग का व्हाइट पार्ट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि व्हाइट पार्ट ऑफ एग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वहां पर भी पाई जाती है एल्बुमिन ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रोटीन है इनका फंक्शन क्या है,
क्या क्या काम करते हैं। तो प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो ये काम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं। कैसे करते हैं शायद आप लोग भूल चुके हो, मैं आपको याद दिलाती हूँ। हमने पढ़ा था एक टॉपिक सेल, और सेल में हमने एक बात पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बताया था कि इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। और जब आपको स्ट्रक्चर बना दिखा था वहां पर, तो आपको प्रोटीन का लिपिड का ऐसा स्ट्रक्चर और फिर आपको इस तरह से वहां पर प्रोटीन्स बने हुए मिल रहे थे जो इंटरनल प्रोटीन कहला रहे थे। ये जो प्रोटीन पाई जा रही थी ये काम क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही थी, यानी सेल का कंटेंट दूसरी सेल में और दूसरी सेल का कंटेंट दूसरी सेल में एक दूसरे में ट्रांसफर कर रही थी, पड़ोसी कोशिकाओं में आदान प्रदान का काम करती है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यही बात तो है ना, पोषक तत्वों के परिवहन में काम करती है। फिर क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, शरीर को ढांचा देती है। तो अभी आपने पढ़ा था फाइब्रस प्रोटीन जो थी हमारी, वो क्या कर रही थी, हमारे शरीर को संरचनात्मक ढांचा देने का काम कर रही थी। जो भी प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में काम आए, जैसे जो भी हमारी मसल्स प्रोटीन है वो क्या कर रही है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर संरचना का ही तो निर्माण कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा कह रहे एंजाइमेटिक रेगुलेशन, एंजाइम के रूप में नियंत्रण। तो बिल्कुल देखो एंजाइम क्या काम करते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं खाने को पचाने के लिए, जैसे एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है ना, काइमोट्रिप्सिन होता है। तो ये सारे कुछ हमारे एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन के से बने हुए होते हैं। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि प्रोटीन जो होता है ये एंजाइम्स के निर्माण में रोल प्ले करता है, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन से जब मिलकर के एंजाइम बने हुए हैं तो जो एंजाइम का काम होगा कहीं ना कहीं वो प्रोटीन का भी काम होगा। तो ये एंजाइमेटिक रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी कुल मिलाकर के एंजाइम के रूप में हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम ये करते हैं। उसके अलावा हार्मोनल, अब जाहिर सी बात है जब हार्मोन्स जो है बने किस चीज से हैं, प्रोटीन से मिल, सारे हार्मोन प्रोटीन से नहीं मिलकर बने, लेकिन कुछ हार्मोन हमारे प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और जो हार्मोन्स के फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, प्रोटीन का भी फंक्शन होगा। यानी अभी हमने पढ़ा इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। और अगर इंसुलिन एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है तो इंसुलिन का फंक्शन क्या कहलाएगा, प्रोटीन का फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा डिफेंस में और इम्यूनिटी में तो बिल्कुल एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, हमारे शरीर की रक्षा का काम करती है। जब भी हमारे शरीर पर किसी बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का अटैक होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करती हैं, डिफेंस का काम करती हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज बनती किससे हैं, तो एंटीबॉडीज भी बनती हैं प्रोटीन से। तो इस तरह से जो है हमारा प्रोटीन किस तरह से हमारे शरीर में रक्षा करता है, या आप कह सकते हैं इतने सारे फंक्शन, केवल हमारे प्रोटीन का काम हमारे जो है मसल्स को ही बिल्डअप करना नहीं है, बल्कि ये अदर काम भी करता है। और अदर क्या काम है, आपने देख ही लिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी हमको देता है, ठीक है। उसके अलावा हार्मोन्स को भी बनाने में काम करता है। तो इस तरह से जो है ये कुछ हमारे प्रोटीन के फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन के फंक्शन के बाद जो है, अब यहाँ पर जो हमने इतनी देर से बात की प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो है रूबिस्को, ठीक है। ये कैसी प्रोटीन है, ये एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है जो कि काम किसमें करती है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती है। तो रूबिस्को संपूर्ण संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। रूबिस्को का फुल फॉर्म भी होता है, और रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये होता है रूबिस्को का फुल फॉर्म। याद जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस देता है जब भी ये फुल फॉर्म आता है। क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज को कार्बन कर देगा, ऑक्सीजनेज को ऑक्सीजन कर देगा। बस इतने माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंस आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। तो रूबिस्को संपूर्ण संसार में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन है।
लेकिन जब हम बात करें जंतु जगत में, जंतु संसार में कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो ये होती है कोलेजन। तो कोलेजन जो है संपूर्ण संसार में जो जंतु पाए जाते हैं, जंतुओं के बीच में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। कोलेजन जंतुओं की है और प्लांट की प्रोटीन कौन सी है, रुबिस्को। लेकिन जब भी पूछा जाएगा संपूर्ण संसार में, तो प्लांट और एनिमल को मिलाकर के संपूर्ण संसार बना है और उस कंडीशन में हम रुबिस्को को क्लिक करेंगे। और जब ये पूछा जाएगा कि जंतु जगत में, संपूर्ण जीवों में, तब हम वहां पर कोलेजन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग प्रोटीन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से व्यस्त रहें, क्योंकि धीरे धीरे आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब 2 महीने से भी कम का समय आपके पास है और इस तरह से आप अपने समय को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करिए और एक एक स्टेप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 से 30 क्वेश्चन यानी साइंस आपके सिलेक्शन को निर्धारित करने की क्षमता रखता है। तो साइंस पे फोकस करिएगा, साइंस को इग्नोर मत करिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी तक हमने साइंस नहीं पढ़ी थी तो अब क्या पढ़े, है ना, हमें नहीं आती। ये सारी कॉन्सेप्ट को आप अलग रखिए और अलग रखते हुए फिर आप बेहतरीन तरीके की साइंस की तैयारी कीजिए। हम लोग यहाँ पर साइंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों के बीच ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।